आज हम नंद वंश की चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने महाजनपद काल पढ़ा था। उस महाजनपद काल में 16 महाजनपद बताए थे। उन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद उस समय पे सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरा था। उस पे अलग-अलग राजवंशों ने राज किए थे, जिनमें प्रमुख राजवंश में प्रथम था हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसके काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उसके बाद दूसरा हमने जो राजवंश पढ़ा था शिशुनाग वंश था, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। और काल उसी शिशुनाग वंश के कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। अब इसके बाद आज हम नंद वंश की शुरुआत करेंगे। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था महानंदिन, उसकी हत्या महापद्मनंद ने करके नंद वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश के महानंदिन, जो कि उसका अंतिम शासक था, उसकी हत्या की महापद्मनंद ने और उसके बाद नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद बहुत ही प्रतापी शासक था। ये इतना प्रतापी शासक था और इसने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार दिया। इसी विस्तार देने के कारण इसको पुराणों में एकराट और सर्व छत्रांतक कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने समय पे अपने आसपास के राज्यों के सभी क्षत्रिय राज्यों को जीत लिया था और इसी वजह से इसको सर्व छत्रांतक भी कहा गया। और इसी वजह से इसको दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा गया। इसी कारण इसको दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा गया। इसी महापद्मनंद को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन कहा गया है। और इनका जो नंद वंश है, इनको निम्न कुल या नाई कुल का माना जाता है। पुराणों के, जैन ग्रंथों, महावंश टीका और विदेशी विवरणों के अनुसार इनको निम्न या नाई कुल का माना गया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। किससे पता चलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। अब धनानंद, जो कि इस वंश का सबसे अंतिम शासक है और ये सिकंदर के समकालीन था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के भी समकालीन था। यूनानी लेखकों ने इसको अग्रभोज कहा है। यही धनानंद है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। इन्हीं के दरबार में कौटिल्य थे, जिनका अपमान धनानंद ने कर दिया था और उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से इनको इनकी गद्दी से हटा दिया। नंद वंश में 9 राजा हुए हैं, जिनको नवनंदों के नाम से जाना गया है। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि इसने विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक मगध साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। ये ऐसा पहला राजा था जिसने विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये नंद वंश हमारा पूरा हो गया। इसमें हमने महापद्मनंद को पढ़ा, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, जिनको एकराट या सर्व छत्रांतक कहा गया। और हमने धननंद को पढ़ा है, जो सिकंदर के समकालीन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा के मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे आगे। चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित करके मगध महाजनपद पर मौर्य वंश की स्थापना की और जो मौर्य काल है उसको 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का माना गया है। जो मगध है वो आधुनिक दक्षिणी बिहार में पटना एवं गया वाले स्थान पर स्थित था। मगध 16 महाजनपदों में से एक जनपद था, जो उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने चूंकि मौर्य वंश की स्थापना की, तो इस मौर्य वंश के बारे में हमें ऐतिहासिक रूप से कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि इतिहास में कोई मौर्य नाम का वंश था। और ये ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं? पुरातत्व है, और पुरातत्व में जैसे अशोक के अभिलेख हैं, जूनागढ़ का अभिलेख है जो कि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। दूसरा जैन और बौद्ध साहित्य है, जैसे दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, कल्पसूत्र,
परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की माता के बारे में बताया गया है कि वह मयूर पोषकों के ग्राम की मुखिया की पुत्री थी। और आगे ब्राह्मण साहित्य है। इस ब्राह्मण साहित्य में अर्थशास्त्र है जो कि पूरे मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। और इसी अर्थशास्त्र में 15 अध्याय और 108 प्रकरण हैं। इनके बारे में हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। दूसरा मुद्रा राक्षस है। इसी मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है। इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। और हिंदू जो पुराण हैं उनसे भी हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। और विदेशी विवरण हैं जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, इन लोगों ने भी मौर्य वंश के बारे में लिखा है। इनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में बहुत भ्रम है कि मौर्यों का जो मूल है वो क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, जिनमें ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षस, वही मुद्रा राक्षस है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षस इन दोनों ने मौर्यों को शूद्र माना है, जबकि बौद्ध और जैन साहित्य ने इनको क्षत्रिय माना है। और जैन साहित्य में इनको मौर्य वंश का माना गया है। मौर्य वंश के आधार पे ही इनका नाम मौर्य पड़ा है। और अर्थशास्त्र में इनको कुलीन और उच्च कोटि का माना गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इनके बचपन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये एक साधारण परिवार से थे, तो इनके बचपन के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने बचपन में राजकीलम नाम का खेल खेल रहे थे और इस खेल को खेलते हुए चाणक्य ने उन्हें देखा, तो चाणक्य इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने 1000 कारसापण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया और वो तक्षशिला ले आए, जहाँ पे उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी और इनको एक योद्धा बना के तैयार किया। और बाद में घनानंद को इनके द्वारा पराजित करवा के मौर्य वंश की स्थापना करवाई। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार सिकंदर से भी मिले था चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी और नंदों के शासन से भारत को मुक्ति दिलाई। 305 ईस्वी में इनका युद्ध सेल्यूकस से हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। कब युद्ध हुआ था? 305 ईस्वी में, और जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई थी। और इस युद्ध की संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगास्थनीज को बनाकर भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की। लेकिन जो इंडिका पुस्तक है ये हमें मूल प्रति में प्राप्त नहीं होती है, बल्कि जो और यूनानी लेखक हैं उन्होंने इंडिका से जो उदाहरण लिए हैं उनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो इंडिका पुस्तक है उसमें मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया था व यहाँ के प्रशासन के बारे में भी उल्लेख किया था। इसी विवाह में चंद्रगुप्त के द्वारा सेल्यूकस को 500 हाथी दिए गए थे बदले में। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को आरकोशिया, कांधार, पेलोपोनेसडाई, काबुल के प्रांत तथा एरिया, हेरात एवं जेट्रोसिया के कुछ भाग दहेज के रूप में
दिए थे। क्या क्या दिया था? आर्कोशिया कांधार, पेलोपोनेसडाई काबुल के प्रांत तथा एरिया हेरात एवं जेड्रोसिया के कुछ भाग। अब और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया था? 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, जिसका पता हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। इसका मतलब इन्होंने वहां पे अपने राज्यपाल को नियुक्त किया था। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का वहां पे अधिकार था, तभी तो उन्होंने अपने राज्यपाल को नियुक्त किया था। अब इसमें इनका जो पूरा साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेके दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था, क्योंकि उत्तरी कर्नाटक तक जहां हम आगे पढ़ेंगे श्रवणबेलगोला में गया है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, तो वहां तक उनका साम्राज्य था। और पूरब में मगध से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और प्लूटार्क ये कहते हैं कि इनके पास 6 लाख की सेना थी। जिस इतनी बड़ी सेना को 6 लाख की सेना को लेके इसने समस्त भारत को रौंद डाला था, तो इसका मतलब इनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। जब इन्होंने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए हैं तो इनके पास एक बहुत बड़ी गज सेना भी होगी। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक थे। इनके प्रशासन के बारे में, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में हम आगे अर्थशास्त्र और इंडिका से भी पढ़ेंगे। जीवन के अंतिम काल में इन मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हर तरह का प्रयास किया, लेकिन अकाल से वो अपनी जनता को राहत नहीं दे पाए। तो उन्होंने क्या किया कि भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली और जैन धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में वो इतने परेशान हो गए कि वो अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़ के भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला मैसूर में स्थित है और उन्होंने वहीं पे तपस्या की तथा 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। संलेखना विधि में क्या होता है कि तब तक उपवास रखा जाता है जब तक कि प्राण नहीं निकल जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो अपने राज्य की जनता को अकाल में इतना परेशान देख के, अकाल के कारण उनसे जब कोई उपाय नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और श्रवणबेलगोला को चले गए। वहीं पे उन्होंने जाके तपस्या की और अंत में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। आज भी श्रवणबेलगोला में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। जैसे श्रवणबेलगोला की एक छोटी सी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? चंद्रगिरी के नाम से। और वहां पे चंद्रगुप्त वस्ति नाम का एक मंदिर भी स्थापित है। तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ पे त्यागे थे? श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पे है? मैसूर में है। कब? 298 ईसा पूर्व में। यूनानियों ने उनको क्या कहा? एंड्रोकोटस तथा सेंड्रोकोटस भी कहा। उनके राज्य का विस्तार कहाँ तक था? उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेके दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक और मगध से लेके पूर्व में मगध से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र तक। राजधानी पाटलिपुत्र। तो आज इसके जो मौर्य काल के अगले राजा हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।